हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके, ठीक है। चलो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं क्या पढ़ेंगे आज हम। क्या हम पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 ख़त्म हो गया, यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूनिट 1 में क्या पढ़ा है? खंड खा में पढ़ेंगे, ठीक। जिसमें पढ़ेंगे शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज जो क्लास नंबर कौन सी है? क्लास है 17। जो पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो जरूर देखी जाके। ये पेपर नंबर कौन सा? पेपर नंबर 1 है, ठीक है। पेपर नंबर 1 है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। डेली क्लास होती है 4 बजे। डेली क्लास होती है 4 बजे। और वो क्लासें नहीं देखी और प्ले लिस्ट बनी है। कौन सा बैच चल रहा है? फ्री बाई ऑफ कॉस्ट चल रहा है। टारगेट फ्री बैच 90%। ये फ्री बाई ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसमें आपको कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, ठीक है। चलो आज हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज आज हम पढ़ेंगे शिक्षा और खंड में शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे? इसमें पहले पॉइंट में हम पढ़ेंगे शिक्षा और समाज का अंतर संबंध पढ़ेंगे। शिक्षा और समाज का संबंध पढ़ेंगे। समाज का संबंध पढ़ेंगे, का अंतर संबंध पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम? दूसरा पढ़ेंगे शिक्षा के प्रभावी कारक। जो शिक्षा को प्रभावी कारक कर देखें कौन कौन से कारक हैं प्रभावी। शिक्षा के प्रभावी कारक जिसमें कारक में क्या क्या आ जाता है? जैसे परिवार है, समाज है, विद्यालय है, राज्य है, संचार है, साधन है, मतलब किससे शिक्षा का अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये हम सब पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं और फिर शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन, मतलब सामाजिक परिवर्तन क्या है। फिर पढ़ेंगे विद्यालय और समुदाय क्या संबंध पढ़ेंगे। तो ये हम इसमें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फ्री बाई ऑफ कोर्स ये आपको मिल रही है। चलो आज पढ़ रहे हैं हम शिक्षा और समाज का अंतर संबंध। फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेंगे शिक्षा और समाज का संबंध, ठीक है। चलो देखते हैं पहला पॉइंट, शिक्षा और समाज का अंतर संबंध। पॉइंट नंबर 1 है शिक्षा और समाज का संबंध। इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा और समाज का संबंध में क्या हुआ? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल सही बात। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए एक समाज में ही रहना पड़ता है। और समाज में रहोगे तो उसके नियम तौर तरीके सीखने जरूरी हैं, क्योंकि समाज के अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को ढालते हो, वैसे ही आप रहन सहन हर चीज़ समाज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। उसे समाज में एक कुशल सामाजिक प्राणी के रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ परस्पर सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात। वो सामाजिक प्राणी के रूप में तो एक समाज में एक कुशल मतलब अच्छा बनने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर सामंजस्य स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे एक दूसरे से संबंध अच्छे रखता है और अच्छा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। साथ ही उस समाज के मूल्य आदर्शों और मान्यताओं के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात। जो समाज के अकॉर्डिंग, जो समाज में तौर तरीके चले आ रहे हैं उसी में वो अपने को ढालने की कोशिश करता है और वहाँ का एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करता है, परिवर्तन लाता है अपने जीवन में। और उन्हें आदर्श होते जो तौर तरीके होते समाज में चले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो जीता है, ठीक है। उसके व्यवहार में परिवर्तन कार्य में शिक्षा उसकी सहायता करती है, बिल्कुल सही बात। मतलब उसके सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें शिक्षा का मेन रोल होता है। जैसे जो शिक्षित होगा वो अपने को उसी अकॉर्डिंग ढाल लेता है। जैसे समाज में आपको हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, एक शिक्षित होते हैं, एक अशिक्षित होते हैं। बहुत से लोग शिक्षित होते हैं, वो अपना जीवन
अलग तरीके से जीते हैं, और जो अशिक्षित होते हैं वो अपना जीवन अलग तरीके से जीते हैं। तो दोनों सफल होना चाहते हैं, दोनों सफल होना चाहते हैं। शिक्षित है वर्ग वो भी सफल होना चाह रहा है, जो अशिक्षित है वो भी सफल होना चाहता है। और समाज में क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्टिव, मतलब एक दूसरे को देख के जीवन और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, ये समाज का एक सदस्य होता है। ये सब क्या होते हैं, समाज के एक सदस्य होते हैं। बिल्कुल सी बात है, जिस समाज में जी रहे उसके एक सदस्य होते हैं। वहीं शिक्षा का स्वरूप निश्चित होता है, शिक्षा व समाज के अंतर्संबंध का अध्ययन करने से पूर्व शिक्षा का समाज के अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात। मतलब कहने का मतलब ये है कि शिक्षा व समाज के संबंध अध्ययन करने से पूर्व शिक्षा व समाज का अर्थ समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने शिक्षा और समाज के अंतर संबंध क्या, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, जो समाज में एक कुशल सामाजिक प्राणी के रूप में सफल होना चाहता है। वो एक दूसरे से परस्पर सामंजस्य स्थापित करता है, साथ ही उस समाज के मूल्य आदर्शों और मूल्यों का, मान्यताओं का व्यवहारों में परिवर्तन लाता है और सफल होना चाहता है। ठीक, जिस समाज का होता है, मतलब जिस समाज का होता है, वो एक सदस्य के रूप में वहाँ का माना जाता है। ठीक है, तो ये आप इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसका आप ले लो एक स्क्रीनशॉट, ये हम एक तरह कर देते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो उनके तौर तरीकों के अनुसार अपने को ढालता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रमुख शिक्षण बिंदु क्या है, इन पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, शिक्षा के तात्पर्य, भूमि प्रस्थापना, समाज के तात्पर्य मतलब समाज के तौर तरीके। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा व समाज का अंतर संबंध अच्छा होना चाहिए। 5वां पॉइंट है, समाज का शिक्षा का प्रभाव होता है, समाज पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा का समाज पर जो एक ही हो गया। वर्तमान भारतीय समाज पर शिक्षा। ठीक है, तो कहने मतलब ये शिक्षण पांच का है। शिक्षा का तात्पर्य होता है भूमिका निभाने होती है, समाज का तात्पर्य शिक्षा और समाज का अंतर संबंध होते हैं, समाज पर शिक्षा का विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना कहते हैं शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का प्रदर्शन विकास है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये लिख सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है शिक्षा मनुष्य के में अंतर्निहित पूर्णता का प्रदर्शन विकास है। मतलब शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का अंतर्निहित पूर्णता प्रदर्शन बाहर निकलता है। आप शिक्षित हो गए तभी उसके जो सीखा है वो समाज पे आगे आपको लोग फॉलो करेंगे। मतलब आप शिक्षित हो, आप अच्छे हो, जैसे शिक्षित लोग को ही तो वर्ग फॉलो करते हैं। जैसे समाज में टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, उन्हीं को ही देख के तो लोग मतलब फॉलो करते हैं, कहते हैं इन्होंने यहाँ पे कितना मार्गदर्शन किया है, यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की है, मतलब अच्छे अच्छे विचार आ देंगे और अच्छा मतलब समाज का विकास कर सकते हो। ठीक है, अंतर्निहित पूर्णता प्रदर्शन कर सकते हो, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो शिक्षा के माध्यम। जो आप मतलब अशिक्षित हो तो आप कैसे प्रदर्शन कर सकते हो, उसमें आपका माइंड डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ये पॉइंट देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, ये कह रहा शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है। शिक्षा द्वारा विकास जो कह रहा है, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है। तो कहने का मतलब है आप शिक्षित हो तो आप समाज का कैसे किस प्रकार से विकास कर सकते हो। तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है। यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो, यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए।
वहाँ पर शिक्षा की उत्तम मतलब उच्च शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। किसी समाज का आप विकास करना चाह रहे हो, वहाँ पे आप बहुत समाज को आप शिक्षित कर दो, ऑटोमेटिक आपका वहाँ पर विकास हो जाएगा। यदि व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वो अपना विकास स्वयं कर लेगा, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा एक ऐसा कार्य है कि मनुष्य को यह सिखाए कि व्यक्तित्व हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। शिक्षा एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य को ये सिखाए कि व्यक्तिगत अपने एक दूसरे से संबंध कैसे होना चाहिए, अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता कैसे दी जानी चाहिए। मतलब सब सार्वजनिक हितों मतलब एक दूसरे से संबंध अच्छे होने चाहिए, ये अपेक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है। यदि शिक्षा समाज का विकास करना है, किसी समाज का आपको विकास करना है, तो आप वहाँ के लोगों को शिक्षित कर दो, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दो। तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दो तो वहाँ का समाज अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए, मतलब शैक्षिक कार्य लिखिए। ये आपको 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या लिखना है, उत्तर में क्या लिखना है, समाज बालकों हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। बिल्कुल सही बात, समाज बालकों हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है, प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात। शैक्षिक कार्य क्या है, तो इसमें आपको इतना ही लिखना है, समाज बालकों हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है और उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये शिक्षा संस्थान खोले जाते हैं वहाँ पे चलाने के लिए, मतलब स्थापित करने या खोले जाने एक ही बात है, और वहाँ पे उन्हें चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता देना पड़ता है। ठीक है, चलो ये ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है, समाज अपने क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समाज अपने सदस्यों की, जो समाज है, जो समाज के सदस्य हैं, समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के हेतु खेल कूद के संसाधनों का प्रबंध करता है, मतलब खेल कूद के लिए मैदान बनाता है, ग्राउंड बनाता है अलग से। और समाज बालकों के व्यायाम, मतलब योगा जो भी हेतु के लिए व्यायामशालाओं का प्रयोग करता है। वहाँ पे जो योगा जो होते हैं, योगा स्कूल होते हैं, पाठशाला होते हैं, उनकी व्यवस्था करता है। मतलब ये समाज अपने सदस्यों, मतलब जो सदस्य होते हैं उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं करता है। जैसे खेल कूद के लिए मैदान, ये खेल कूद के लिए संसाधनों का मैदान की व्यवस्था करता है। मतलब योगा व्यायाम, मतलब शारीरिक विकास हो, जिससे मतलब स्वास्थ्य सही रहे, उसके लिए योगा स्कूल खोले जाते हैं, वहाँ पे योगा टीचर रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 1 नंबर में, ये वाला 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा डीएलएड में ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। डीएलएड में ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के चले आए, ये 1 लाइनर आंसर होते हैं, तो आप सीधे लिखना है, तो आपको नंबर फुल मिले, तब तो लोगों की 90% बन जाती है। और जो सब लिख के आते हैं तो वही फिर राम भरोसे आते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब ना करो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और लाइक भी साथ में करते रहो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। परिवार द्वारा बालक की, मतलब परिवार का क्या दायित्व है, जो कैसे अपने बालक में शैक्षिक विकास किस प्रकार करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो कैसे करोगे, इसका उत्तर हो जाएगा, परिवार को बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, परिवार को बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका
बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब शारीरिक विकास के साथ साथ उसका बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित, जैसे बौद्धिक विकास में क्या क्या होना चाहिए, बौद्धिक विकास से संबंधित जैसे खिलौने होने चाहिए, पहली बॉक्स होना चाहिए, चित्र होने चाहिए, खिलौने होना चाहिए, पहेलियाँ होनी चाहिए, चित्र होना चाहिए, बॉक्स होने चाहिए। ये इनकी सबसे बौद्धिक विकास के लिए। और चित्र होनी चाहिए, शिक्षा प्रदत्त होनी चाहिए, कहानियों की पुस्तकें होनी चाहिए आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे आपका जैसे परिवार का दायित्व है बच्चे अपने बच्चों के लिए शारीरिक विकास के साथ साथ जैसे बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। जैसे बच्चों को कहानियाँ के द्वारा सिखाना चाहिए, चित्र दिखाना चाहिए, पहेलियों के द्वारा सिखाना चाहिए, पुस्तकें देनी चाहिए अच्छी अच्छी, ठीक है, जिससे बालक का बौद्धिक विकास हो सके। ठीक है, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो। ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे, या आप कुछ भी लिख रहे हो। जहाँ पे ये पूछा है बालक द्वारा परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। और सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि बालक का सबसे पहले टीचर कौन होता है, तो सबसे पहले टीचर माँ होती है। ठीक है, वो अपने परिवार से सबसे पहले माँ होती है, फिर वो अपने परिवार से सीखता है, फिर अड़ोस पड़ोस से सीखता है, उसके बाद वो विद्यालय से सीखता है। तो आप विद्यालय नहीं लगाओगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। मतलब बौद्धिक विकास के लिए उसके खिलौने की व्यवस्था की जानी चाहिए, पहेलियों द्वारा सिखाना चाहिए, चित्र होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कहानियों की पुस्तकों आदि से सिखाना चाहिए। ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, समाज से आप क्या समझते हो। समाज से आप क्या समझते हैं, शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। ठीक, कहने का मतलब शिक्षा से आप क्या समझते हो, शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। तो आपको कितना, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। ये क्लास आपने देख ली तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लास यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। समाज, तो आप पढ़, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल सही बात, समाज एक व्यक्ति से थोड़ा समाज चलता है, समाज में कई लोग होते हैं। मैं तो कहने में तो समाज एक व्यक्ति से अधिक लोगों से समुदाय से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, या समूह से मिलकर बने होते हैं, जिसे समाज कहते हैं। जैसे समाज में तो पूरा बहुत सारे लोग होते हैं ना समाज में। एक से एक व्यक्ति को आप समाज कह दोगे, एक व्यक्ति को समाज तो नहीं कह सकते, बहुत सारे व्यक्तियों में बहुत समूह होंगे, वहाँ पे बहुत ग्रुप से होंगे, तो उन लोगों को आप समाज कह सकते हो, जिससे सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मतलब जो जितने अनेक व्यक्ति होते हैं अनेक प्रकार की क्रियाकलापें करते हैं, अपने अपने विचार अलग होते हैं, लोगों के अपने अपने आइडियाज अलग होते हैं, अपने अपने चलने का तरीका अलग होता है, सबका अपने जीने का तरीका अलग होता है। कोई कैसे भी जीता है, कोई अलग तरीके से, तो अच्छा जीवन जीता है, कोई समाज में मतलब सब एक जैसा जीवन नहीं काटते हैं, कोई अच्छा काटता है, कोई बुरा काटता है, कोई बहुत ही अच्छा काटता है। तो समाज में क्रियाकलापें उनकी अलग अलग होती हैं। ठीक है, शिक्षा एक समाज के माध्यम से गहरे पारस्परिक संबंध है। बिल्कुल सही बात, शिक्षा और समाज के एक ऐसे संबंध हैं जो हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, शिक्षा समाज के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। बिल्कुल है, शिक्षा समाज के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। शिक्षा जो समाज में जो शिक्षित होते हैं वो विभिन्न लोगों को प्रभावित करते हैं, उनसे लोग सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कहते हैं हम भी इनकी तरह नहीं ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, प्रभावित होते हैं। ठीक है, और सामाजिक विकास और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। बिल्कुल सही बात, जो शिक्षित होते हैं वो अपने समाज को मतलब अनेक प्रकार की मतलब कहते हैं लाभ देने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, शिक्षा जो है सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। बिल्कुल, शिक्षा जो है सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। बिल्कुल सही बात, शिक्षा जो है सामाजिक जो आवश्यकता है उनको पूर्ति करता है, मतलब सोचने की शक्ति देती है, और समाज को पुनर्निर्माण और विकास को योगदान देती है। मतलब समाज को पुनर्निर्माण और विकास में योगदान देती है। मतलब आप मतलब शिक्षित हो, मतलब शिक्षा जो शिक्षित लोग होते हैं वो समाज को एक पुनर्निर्माण देते हैं और समाज को विकसित करने के लिए
विकसित करने के लिए योगदान भी अपना देते हैं। ठीक है, योगदान भी है। जैसे विवेकानंद देखो, बहुत जितने शिक्षित लोग रहे, बड़े बड़े लोग रहे हैं, जितने महान लोग रहे, उन्होंने महात्मा गांधी देख लो, उन्होंने शिक्षा पे क्या क्या विचार दिए। स्वामी विवेकानंद देख लो, ये सब शिक्षा पर उन्होंने अपने आइडियाज दिए। ठीक है, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शिक्षा और समाज शिक्षा के समाज संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के समाज संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या, शिक्षा के समाज संबंधी निम्नलिखित कार्य हैं। निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, किसी धर्म के विषय में उदार दृष्टि बनाए रखना। उदार दृष्टि बनाए रखना। नंबर 2, समाज उन्नति में सहायता, मतलब समाज जो है सामाजिक उन्नति में सहायता करना, सहायता होना। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है? सामाजिक भावनाओं का विकास करना, सामाजिक भावनाओं का विकास करना। चौथा पॉइंट क्या है? कुरीतियों को दूर करने की सहायता करना। जो कुरीतियाँ मतलब गलत वैसे चल रहे हैं, समाज में गलत विचार चल रहे हैं, उनको दूर करना। पांचवा पॉइंट क्या? प्राचीन साहित्य का ज्ञान करना। प्राचीन साहित्य का ज्ञान करना। सामाजिक नियमों का ज्ञान करना। ठीक, सामाजिक नियमों का, जो सामाजिक नियम है उनको पालन करना या नियमों का ज्ञान होना है उनका, ये शैक्षिक विकार। ये आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक, ये आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला माना जाता है, क्यों? देखो वही पॉइंट है, परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला माना जाता है। सबसे पहले विद्यालय बालक का परिवार ही माना जाता है। ठीक है, तो कहने का बाद बालक जन्म के बाद सर्वप्रथम अपने परिवार के संपर्क में ही आता है। बिल्कुल सही बात, जिसका जन्म होगा वो अपने परिवार की में ही है। तो बच्चे को मम्मी पापा से सीखता है, परिवार से सीखता है, भाई बहन से सीखता है। बालक अब जन्म के बाद सर्वप्रथम अपने परिवार के संपर्क में ही आता है, इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, परिवार को ही बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। अब माँ को उसकी प्रथम शिक्षक कहा जाता है। बिल्कुल सही है, माँ को उसकी प्रथम शिक्षक का कहा जाता है। मतलब प्रथम अध्यापक किसको कहा जाता है? बालक की माँ को कहा जाता है। माँ को कहा जाता है प्रथम अध्यापक। ठीक है, प्रथम अध्यापक या शिक्षक किसे कहा जाता है? माँ को कहा जाता है। नवजात शिशु अपने जीवन की यात्रा परिवार से प्रारंभ करता है। बिल्कुल सही बात, नवजात शिशु अपने जीवन की यात्रा सबसे पहले मतलब अपने परिवार से ही प्रारंभ करता है, अपने परिवार से ही सीखता है। जैसे परिवार में जो एक दूसरे जो जैसा माहौल रखे हो, जैसे बच्चा छोटा बच्चा है वो तो एक कोरा पेज मान लो, उसके साथ जैसे बच्चे को ढालना चाहो वैसे ही ढल जाएगा। जैसे आप उसके सामने बोलोगे वो वैसे ही कॉपी करेगा, उसके सामने आप अच्छा बोलोगे तो वो अच्छा कोशिश करेगा सीखने की। ठीक है, आप इसीलिए तो कहते हैं जब बच्चा छोटा हो तो उसके सामने आप हमेशा अच्छे वर्ड यूज करो, अच्छे शब्द बोलो, तो वो भी उसकी मानसिकता भी अच्छी होती है। ठीक है, तथा इसी संस्था से रहते हुए वे विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात, जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे परिवार द्वारा उसमें उन सभी मानवीय गुणों का विकास होता जाता है। जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे ही जो परिवार में चलता चला आ रहा है वैसे उसके अंदर भी मानसिकता है। जैसे नहीं कहा जाता है, जैसे आप बालक को आप बता सकते हो आपकी परिवार कैसा है, तो उसी हिसाब से जैसे परिवार में जैसी मानसिकता बनी होगी वैसी बालक के अंदर प्रवेश कर जाती है। मतलब वैसे ही उसका रहन सहन, चाल ढाल, बोलने का तरीका सब कुछ वैसा ही हो जाता है। ठीक, लोग कहते नहीं है कि हम देख लेंगे आपका परिवार कैसा है, आपसे बात करके ही पता लगेगा आपका परिवार अच्छा है, आपका परिवार बेकार है, जो भी बच्चे को देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, जिनकी आवश्यकताओं से उसे आगे चलकर एक सुयोग्य एवं चरित्रवान नागरिक के रूप में पढ़ती है। मतलब आगे बढ़कर वो चरित्रवान मतलब सुयोग्य और सच्ची चरित्र मतलब नागरिक के रूप में पढ़ती है। बालक को बनाने एवं बिगाड़ने का दायित्व भी परिवार को ही माना जाता है। बिल्कुल सही बात, बालक को बिगाड़ने और अच्छा बनाने का दायित्व भी परिवार को ही माना जाता है। परिवार का पूरा दायित्व होता है बालक को कैसा बनाना है। मतलब अच्छा आपका परिवार है तो आप अच्छे बन जाओगे, और गलत परिवार है तो गलत बन जाओगे। ये इंपॉर्टेंट बात
बालक को बनाने एवं बिगाड़ने का दायित्व भी परिवार को ही जाता है। बालक को बनाने और बिगाड़ने का दायित्व भी परिवार को जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये आ जाए आपका क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो, परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला माना जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार बालक का जन्म के बाद सर्वप्रथम परिवार के संपर्क में ही आता है, इसलिए परिवार को ही प्रथम पाठशाला माना गया और उसमें टीचर उसकी मम्मी मतलब माँ को ही माना जाता है। ठीक, नवजात शिशु के सामने जैसा आप बोलोगे वैसा ही वो फीड करता जाएगा। बच्चे का बिगड़ने और बनने का दायित्व भी परिवार को ही माना जाता है। ठीक है, परिवार को ही माना जाता है। नेक्स्ट इसे लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सातवां क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय के औपचारिक कार्य बताइए। विद्यालय के जो औपचारिक कार्य हैं वो बताइए। क्वेश्चन नंबर है ये, आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। विद्यालय के औपचारिक कार्य बताइए। विद्यालय के औपचारिक कार्य क्या क्या है? विद्यालय के निम्नलिखित औपचारिक कार्य हैं। निम्नलिखित औपचारिक कार्य हैं। नंबर 1, बालक को मानसिक विकास करना। बालक का जो है मानसिक विकास करना। जब बालक का मानसिक विकास होगा तो वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है संस्कृत का संरक्षण और अगली पीढ़ी का हस्तांतरण करना। मतलब संस्कृति का संरक्षण और अगली पीढ़ी को हस्तांतरण करना। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या? सामाजिक भावनाओं का विकास करना। जो सामाजिक भावनाएं उसके उत्पन्न होना, सामाजिक भावनाओं का विकास करना, जिससे वो समाज को अट्रैक्टिव हो सके, मतलब समाज के तौर तरीके सीख सके। चरित्र निर्माण करना, उसका चरित्र निर्माण, विद्यालय का क्या दायित्व है? उसका चरित्र का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व के गुणों का प्रदान करना, जिसके उसके अंदर जो नेतृत्व मतलब बालक के अंदर जो आप नेतृत्व अच्छे गुण अच्छे विचार लाओगे तो उसका विकास करना चाहिए न। बालक के अंदर अच्छे गुण डालने चाहिए, अच्छे मार्गदर्शन देना चाहिए, ये चरित्र निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का मतलब है मतलब समाज के तौर तरीके को सिखाना, मतलब जो चला आ रहा है तौर तरीके पहले से उसे सिखाना, अच्छे विचार देना। ठीक, तो ये पॉइंट है, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब देखते हैं परिभाषाओं के आधार पर समाज की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं बताइए, मतलब होती हैं, कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। समाज एक अमूर्त संस्था है, मतलब समाज एक अमूर्त संस्था है। दूसरा पॉइंट, समाज के सदस्य में परस्पर निर्भरता विद्यमान होती है, मतलब समाज के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे से निर्भरता मतलब एक दूसरे जो लगाव अच्छा होता है, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे झुकाव अच्छा होता है, मतलब एक दूसरे झुक जाते हैं उनकी बातों से, उनकी बात सुन के, जैसे ये दुख है तो दुख है सुख में लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। तीसरा पॉइंट है समाज में व्यक्ति के संबंध केवल सकारात्मक नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब समाज में व्यक्ति केवल ये मत सोचो कि आप सकारात्मक विचार, उसके नेगेटिव भी विचार होते हैं, नकारात्मक भी विचार होते हैं, दोनों पॉइंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सकारात्मक हमेशा व्यक्ति पॉजिटिव ही रहे, हमेशा व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता। जैसे आपका टाइम 24 घंटे में बदलता है वैसे व्यक्ति के भी विचार बदलते रहते हैं। ये नहीं कि आप वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे। कोई भी व्यक्ति लो, समाज में क्या कोई भी ले लो, उसके हमेशा एक जैसे विचार नहीं हो सकते। चौथा पॉइंट क्या, समाज के व्यक्ति में परस्पर समाज के व्यक्ति में चेतना होती है, मतलब एक दूसरे से चिंता अट्रैक्टिव होती है। पांचवा पॉइंट क्या, समाज परस्पर संबंधों का पूज्य होता, मतलब जो समाज में परस्पर संबंध हैं वो एक दूसरे से जकड़े होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के मतलब जो समाज के तौर तरीके होते हैं, संबंध होते हैं, वो आपस में मतलब ऐसे जकड़े होते हैं, उनसे उन्हीं के अकॉर्डिंग वो जीते रहते हैं, मतलब अलग से भागने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है समाज में समानता और असमानता दोनों विद्यमान होती है। समाज में जो असमानता और समानता दोनों विद्यमान होती है। समाज में असमानता मतलब जैसे एक जैसा व्यक्ति नहीं होगा, हर प्रकार का व्यक्ति आपको मिलेगा, मतलब जैसे अच्छा भी व्यक्ति मिलेगा, बड़ा भी व्यक्ति मिलेगा, छोटा भी व्यक्ति मिलेगा,
हर प्रकार के व्यक्ति आपको मिलेंगे। तो समाज में समानता असमानता दोनों विद्यमान होती है। ये नहीं है समानता कि सबके विचार एक ही जैसे हों, असमानता तो किसी के विचार अलग होते हैं, किसी का अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो सब और सफल सब होना चाहते हैं, सफल सब होना चाहते हैं, ठीक है। ये आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा और समाज का अंतर संबंध। शिक्षा व समाज का अंतर संबंध है, वो तो एक बार देख लिया, तो इसका और देख लेते हैं। शिक्षा एवं समाज का अंतर संबंध। शिक्षा शिक्षा व समाज का अंतर संबंध का विद्यालय विद्यालय जो समाज की एक इकाई है, जो विद्यालय समाज की एक इकाई है, जिससे एक यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों के सुधार के रूप में संचालन के लिए परस्पर सहयोग का नियंत्रण आवश्यक है। सहयोग के लिए एक दूसरे का नियंत्रण आवश्यक है। व्यक्ति के विकास के लिए समाज की सभी इकाइयों में परस्पर सहयोग आवश्यक है। मतलब व्यक्ति के विकास के लिए समाज की सभी इकाइयों में परस्पर सहयोग आवश्यक है। अतः मतलब व्यक्ति के विकास के लिए समाज की सभी इकाइयों में परस्पर सहयोग, मतलब समाज को विकास के लिए मतलब सभी का होना, सभी पॉइंटों का होना आवश्यक है। ये नहीं कि समाज एक के अकॉर्डिंग हो जाए, मतलब सबका होना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अतः विद्यालय समाज में परस्पर अंतर संबंध होता है। अतः विद्यालय एवं समाज में परस्पर अंतर संबंध होता है। उनके परस्पर सहयोग से उत्पन्न वातावरण मानव के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक एवं लाभदायक होता है। संक्षिप्त में शिक्षा तथा समाज का अटूट संबंध होता है। शिक्षा और समाज का जो होता अटूट संबंध होता, मतलब शिक्षा और समाज का अटूट संबंध होता है, ठीक। शिक्षा और समाज का अटूट संबंध मतलब एक दूसरे से ऐसा संबंध होता है जो कभी टूट नहीं सकता, अटूट संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा समाज शिक्षा का समाज पर प्रभाव। शिक्षा जो है जो समाज पर क्या प्रभाव, शिक्षा के समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। जिस प्रकार समाज का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार शिक्षा भी निम्नलिखित तरीकों से समाज के तरीके होते हैं। नंबर 1, समाज को प्रभावित करती है। शिक्षा जो है समाज को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात। दूसरा पॉइंट, सामाजिक विकास का संरक्षण है, विरासत का संरक्षण है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक भावनाओं की जागृति करता है। चौथा पॉइंट है समाज का राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास भी शिक्षा के द्वारा ही माना जाता है, ठीक। विकास नियंत्रण कार्य। शिक्षा जो है सामाजिक नियंत्रण का कार्य है। छठा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन होते हैं, शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक सुधार होते हैं, चालक एवं सामाजिकरण होता है, ठीक। चालक एवं सामाजिकरण होता है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज। पहले प्राचीन और मध्यकालीन समाज कैसा था उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज। प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज धर्म प्रधान था, मतलब धर्म प्रधान, वहाँ पे धर्म का प्रचार किया जाता था। मतलब प्राचीन व मध्यकालीन समाज में धर्म प्रधान समाज था, वहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अतः शिक्षा धार्मिक थी, मतलब शिक्षा एक धार्मिक थी, तो कहने मतलब एक शिक्षा वहाँ पे की धार्मिक शिक्षा थी। तात्कालीन धर्म प्रधान समाज के अनुरूप धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते थे, मतलब तात्कालीन धर्म प्रधान समाज के रूप में धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए व्यक्ति के धार्मिक एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता था। मतलब प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज क्या था,
प्राचीन एवं मध्यकालीन सामाजिक धर्म प्रधान था, मतलब धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बताता शिक्षा धार्मिक थी वहाँ पे, मतलब शिक्षा कैसी थी, धार्मिक शिक्षा थी, शिक्षा धार्मिक थी। तात्कालीन धर्म प्रधान समाज के मनुष्य समाज के अनुरूप धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए व्यक्ति के धार्मिक चरित्र का विकास पर बल दिया जाता था। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो कल हम पढ़ेंगे शिक्षा में। तो कैसी क्लास ली कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और यूट्यूब पे फ्री वाई अब कोर्स किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, तो हमने आपको फ्री वाई पूरा बैच DLED का फ्री बैच कराया। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पढ़ेंगे, परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे सामाजिक परिवर्तन के कारक पढ़ लेंगे, जैसे सामाजिक परिवर्तन के कारक, परिवर्तन के कारक, जो कारक हैं उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो कल ये चीज़ आप देख के आना। ठीक है, तो फिर विद्यालय के समुदाय संबंधी ये चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो ये थी आज की क्लास। तो इसमें ये हमने लोगों ने पढ़ लिया आज। तो क्या क्या पढ़ा है, शिक्षा समाज में, तो शिक्षा का मतलब समाज का अंतर संबंध और शिक्षा के प्रभावी कारक, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। ठीक, तो कैसी क्लास लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।